हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपी पीएससी आरओ एआरओ के लिए आज हमारा इंडियन पॉलिटी का जो 25 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट है, जो टॉप 25 क्वेश्चंस है उनका पार्ट नंबर 2 है, जिसमें हम 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमारी तैयारी कितनी है और हम कितने क्वेश्चंस सही कर पाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है संविधान के अधिनियम यानी रेगुलेटिंग एक्ट और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित प्रावधान। तो हमें बताना है कि किस अधिनियम में कौन सा प्रावधान किया गया था। ए है हमारा नियंत्रण परिषद की स्थापना, तो यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत। तो ए का है हमारा 2। बी है हमारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो बी का है हमारा 1। सी है हमारा इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो सी का है हमारा 3। और डी है हमारा गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, वो किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। तो डी का है हमारा 4। हमारा सही आंसर है 2, 1, 3, 4 यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नियंत्रण परिषद यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना का प्रावधान किया गया था 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट के तहत। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। और गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई थी, जो कि थे लॉर्ड मैकाले, वो की गई थी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। ऑप्शन है ए 1909 के अधिनियम, ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारत सरकार अधिनियम 1935। केंद्र में जो द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी वो की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, जिसमें केंद्रीय विषयों को, जो केंद्र के विषय थे यानी संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। जबकि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं। यहाँ संविधान सभा के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं, जिनमें हमें कूट की सहायता से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन नंबर 1 है हमारा, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। तो ये कथन हमारा गलत है, क्योंकि संविधान सभा वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो मताधिकार दिया गया था वो सीमित तरीके से दिया गया था। कर, संपत्ति और शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया था। तो वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्वाचन नहीं किया गया था, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। कथन नंबर 2 है, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो ये कथन भी हमारा गलत है। संविधान सभा प्रत्यक्ष निर्वाचन का नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया गया था, इसलिए ये कथन भी हमारा गलत है। कथन नंबर 3 है, वह बहुदलीय निकाय थी। तो ये कथन हमारा सही है। संविधान सभा में अनेक दल थे, वह बहुदलीय निकाय थी। कथन नंबर 4 है, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। तो ये कथन भी हमारा सही है। संविधान सभा ने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था, जैसे प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप समिति, झंडा समिति। इस प्रकार की कई समितियों के माध्यम से संविधान सभा में अलग अलग कार्यों को अलग अलग समितियों के माध्यम से संपन्न किया गया था। तो ये कथन हमारा सही है। संविधान सभा ने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, इसलिए इसका सही आंसर है कथन 3 और 4 सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया। ऑप्शन है ए
13 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 22 जनवरी 1947, ऑप्शन सी 3 जून 1947 और ऑप्शन डी 29 अगस्त 1947। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति का गठन किया गया था संविधान सभा के द्वारा 29 अगस्त 1947 को। इस प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और 6 अन्य सदस्य थे, जिनमें थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्र और डी पी खेतान। बी एल मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था, तो उनके स्थान पर एन माधवराव को इस समिति में शामिल किया गया था और डी पी खेतान की मृत्यु 1948 में हो जाने के कारण उनके स्थान पर टी टी कृष्णामाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। तो ये ऑप्शन भी, मतलब ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है भारत के संविधान के लक्षण और दूसरी तरफ है कि उन्हें किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, वो हमें मिलाना है। तो सबसे पहला है हमारा मूल अधिकार। जो मूल अधिकार का प्रावधान हमने अपने संविधान में शामिल किया है उसे हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। तो ए का है हमारा 2, यानी मूल अधिकारों की अवधारणा को ग्रहण किया गया है अमेरिका के संविधान से। बी है हमारा शासन की संसदीय प्रणाली। जो शासन की संसदीय प्रणाली हमने अपनाई है वो अपनाई है यूके यानी ब्रिटेन के संविधान से। तो बी का है हमारा 1। सी है हमारा आपातकालीन प्रावधान यानी आपात उपबंध। तो सी का है हमारा जर्मनी, क्योंकि आपातकालीन प्रावधान हमने लिए हैं जर्मनी के वाइमर संविधान से। तो सी का है हमारा 4 और डी है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को हमने अपनाया है आयरलैंड के संविधान से। तो डी का है हमारा 3। इसलिए इसका सही आंसर होगा 2, 1, 4, 3, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। मूल अधिकारों की अवधारणा को ग्रहण किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। शासन की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है ब्रिटेन यानी यूके के संविधान से। आपातकालीन उपबंधों के प्रावधान को अपनाया गया है जर्मनी के वाइमर संविधान से और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अपनाया गया है आयरलैंड के संविधान से। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है संविधान का भाग और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित विषय, यानी संविधान के किस भाग में किस विषय का वर्णन किया गया है वो हमें बताना है। सबसे पहला है हमारा उपाधियों का अंत। उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 18 में, यानी मूल अधिकारों के अंतर्गत हमें उपाधियों के अंत का वर्णन मिलता है। तो एक है हमारा 3, मूल अधिकारों के अंतर्गत आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है। तो ए का है हमारा 3। बी है हमारा ग्राम पंचायतों का संगठन। ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 40 में और ये किया गया है नीति निर्देशक तत्वों के तहत। तो बी का है हमारा 1, यानी ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत आर्टिकल 40 में किया गया है। सी है हमारा 6 से 14 वर्ष तक के बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना। इस बात का वर्णन किया गया है मौलिक कर्तव्यों के तहत। तो सी का है हमारा 4 और डी है हमारा इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। इस बात का वर्णन किया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र में। तो डी का है हमारा 2। हमारा सही आंसर है 3, 1, 4, 2, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। उपाधियों का अंत, इस बात का वर्णन मिलता है हमें मूल अधिकारों के अंतर्गत। ग्राम पंचायतों का संगठन ये वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत। 6 से 14 वर्ष तक के बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य बताया गया है। और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। इस बात का वर्णन मिलता है हमें संघ और उसका राज्य क्षेत्र में, यानी आर्टिकल 1 के तहत इस बात का वर्णन किया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित हैं। यानी यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। एक तरफ है संविधान की कुछ संस्थाएं और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित अनुच्छेद। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है। ऑप्शन ए है हमारा भारत का सर्वोच्च न्यायालय।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है आर्टिकल 124 में, ना कि आर्टिकल 318 में, तो ये हमारा गलत सुमेलित है। ऑप्शन बी है हमारा भारत का निर्वाचन आयोग। भारत के निर्वाचन आयोग का वर्णन मिलता है आर्टिकल 324 में, तो ये हमारा सही सुमेलित है और हमें सही ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सी है हमारा संघीय लोक सेवा आयोग। संघीय लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है आर्टिकल 315 में, ना कि आर्टिकल 332 में, इसलिए ये भी हमारा गलत सुमेलित है। और डी है हमारा महाधिवक्ता। महाधिवक्ता का वर्णन मिलता है हमें आर्टिकल 165 में, ना कि आर्टिकल 351 में, इसलिए ये भी हमारा गलत सुमेलित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत के निर्वाचन आयोग का वर्णन आर्टिकल 324 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है संविधान की अनुसूचियां और दूसरी तरफ है उनसे संबंधित प्रावधान, तो हमें मिलाना है कि किस अनुसूची में किस बात का प्रावधान किया गया है। सबसे पहला है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है, यानी विधायी शक्तियों का वर्णन या विधायी शक्तियों का वितरण 7वीं अनुसूची में किया गया है, इसलिए ए का है हमारा 3, विधायी शक्तियों का वर्णन, विधायी शक्तियों का वितरण। बी है हमारा 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का वर्णन मिलता है, तो बी का है हमारा 1। सी है हमारा 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण किया गया है, तो सी का है हमारा 4। और डी है हमारा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, तो डी का है हमारा 2, इसलिए इसका सही आंसर है 3, 1, 4, 2, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन इस बात का वर्णन मिलता है जिसमें विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है केंद्र और राज्यों के बीच में। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण किया गया है और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और कारण दिया गया है। कूट की सहायता से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है हमारा भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, तो कथन हमारा बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, तो कथन हमारा बिल्कुल सही है। कारण दिया गया है, क्यों? क्योंकि इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया, तो कारण भी हमारा बिल्कुल सही है और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्यों? क्योंकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे, इसलिए भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, क्योंकि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया, यानी दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में हमारी जो संसदीय प्रणाली है, यानी भारत ने जो संसदीय प्रणाली को अपनाया है वो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से अपनाया है, क्योंकि ब्रिटेन में भी संसदीय प्रणाली ही प्रचलित है। तो भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में क्या भिन्नता है, हमें वो बताना है। ऑप्शन ए है हमारा वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, तो ये तो भारत और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में समानता है, क्योंकि ब्रिटेन और भारत दोनों में ही वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका हैं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें भिन्नता बतानी है। ऑप्शन बी है हमारा सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है। भारत और ब्रिटेन दोनों की ही संसदीय प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है, तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी है हमारा द्विसदनीय विधायिका है। भारत और ब्रिटेन दोनों में ही द्विसदनीय विधायिका हैं, दोनों में ही 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। हालांकि ब्रिटेन में उन्हें अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन दोनों में ही 2 सदन हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और ऑप्शन डी है हमारा
न्यायिक पुनर्अवलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली है। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये भारत और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में भिन्नता है। क्यों? क्योंकि भारतीय संसदीय प्रणाली में भारत में न्यायिक पुनर्अवलोकन की व्यवस्था की गई है, जबकि ब्रिटेन में न्यायिक पुनर्अवलोकन की व्यवस्था नहीं है। भारतीय संसद के द्वारा जो कानून पारित किए जाते हैं उनकी सुप्रीम कोर्ट व्याख्या कर सकता है, उनकी सुप्रीम कोर्ट उनका न्यायिक पुनर्अवलोकन कर सकता है, लेकिन ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित कानून को देश के किसी भी न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी जा सकती। ब्रिटेन की न्यायपालिका ब्रिटिश संसद के किसी कानून का न्यायिक पुनर्अवलोकन नहीं कर सकती है। इसलिए ये प्रावधान भारतीय संसदीय प्रणाली और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में भिन्न है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह यानी स्टेट एम्बलम कब से अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन है हमारा ए 15 अगस्त 1948, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1948 और ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 26 जनवरी 1950। भारत शासन के द्वारा राजकीय चिन्ह 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था, जो कि सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ भारतीय संघात्मक व्यवस्था से संबंधित दो कथन दिए गए हैं। हमें कूट की सहायता से बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन नंबर 1 है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो भारतीय संघात्मक व्यवस्था है उसकी व्याख्या करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि भारतीय संघीय व्यवस्था राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है और राज्यों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हमारा कथन नंबर 1 बिल्कुल सही है, क्योंकि भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। कथन नंबर 2 है हमारा, अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। तो ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो वर्णन किया गया है वो वर्णन मिलता है हमें आर्टिकल 19 के अंतर्गत, और उस पर भी भारत की प्रभुता और अखंडता और राज्य की सुरक्षा के संबंध में युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसलिए अलग होने की मात्र वकालत करने पर भी विधि के विरुद्ध अपराध माना जा सकता है, यानी विधि के आधार पर अपराध माना जा सकता है अलग होने की मात्र वकालत करना भी। इसलिए ये कथन हमारा गलत है। तो इसका सही आंसर है केवल कथन नंबर 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह, भारत की नागरिकता कितने तरीके से समाप्त की जा सकती है? यहाँ 4 कथन दिए गए हैं। कूट की सहायता से हमें बताना है कि एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा किन कारणों से। कथन नंबर 1 है हमारा, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है। तो ये बिल्कुल सही है। अगर भारत का कोई नागरिक अपनी स्वेच्छा से नागरिकता का परित्याग करता है तो वो भारत की नागरिकता खो देगा। कथन नंबर 2 है, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। अगर भारत का कोई नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। और कथन नंबर 3 है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है। तो ये कथन गलत है। अगर भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होती है। और कथन नंबर 4 है, सरकार की आलोचना करता है। तो ये कथन भी बिल्कुल गलत है। अगर भारत का कोई नागरिक सरकार की आलोचना करता है तो उसकी नागरिकता समाप्त नहीं होती है। इसलिए इसका सही आंसर है कथन 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता 3 तरीके से खो सकता है। अगर वो किसी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त कर लेता है, यानी अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से ग्रहण करता है, या स्वयं अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता का परित्याग कर देता है, या अगर भारत सरकार के द्वारा उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। इन 3 तरीकों से भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। ये हैं
ऑप्शन है हमारा ए अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15 से अनुच्छेद 19, ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समता का अधिकार। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। तो भारतीय संविधान में 5 अनुच्छेदों के द्वारा समता के अधिकार का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित 2 कथन दिए गए हैं। हमें कूट की सहायता से बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है संविधान के भाग 4 में और आर्टिकल 36 से लेकर 51 में। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 आर्टिकल 36 से लेकर 51 में किया गया है। अब कथन पर आते हैं। पहला कथन है हमारा ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। तो पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनका उद्देश्य ही है देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं। कथन नंबर 2 है इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय यानी एनफोर्सेबल नहीं है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय उन्हें लागू नहीं करा सकता है। सरकार अपनी सुविधा के अनुसार उन्हें कानून के माध्यम से लागू करती है, इसलिए ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। इसलिए इसका सही आंसर है कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। सबसे पहले मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करते हैं। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में शामिल नहीं किए गए थे, बल्कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर, और वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। कथन नंबर ऑप्शन नंबर ए है हमारा आम चुनावों में मतदान करना। तो ये बिल्कुल हमारा गलत है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है और यही इसका सही आंसर है, क्योंकि हमें वही बताना है कि हमारा कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। आम चुनावों में मतदान करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है। जबकि ऑप्शन नंबर बी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास ये नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। और ऑप्शन नंबर डी है संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान ये भी एक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कथन और कारण दिए गए हैं। कूट की सहायता से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन है हमारा भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है। तो कथन हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। कारण है हमारा एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो कि संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। तो कारण भी हमारा सही है। भारत के राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो कि संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है। इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत का उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं। कूट की सहायता से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है।
कथन नंबर 1 है हमारा, भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। भारत का उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के बाद भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, भारत के उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंधित कोई औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, उसके पास उपराष्ट्रपति से संबंधित यानी उपराष्ट्रपति पद से संबंधित कोई भी औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं है, इसलिए ये कथन भी हमारा सही है। कथन नंबर 3 है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। और कथन नंबर 4 है, राष्ट्रपति की पदत्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। अगर राष्ट्रपति का पद किन्हीं कारणों से, जिसमें पदत्याग, अपदस्थीकरण या मृत्यु है, अगर उनके चलते राष्ट्रपति का पद खाली रहता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसका सही आंसर है, सभी कथन सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ 2 कथन दिए गए हैं, कूट की सहायता से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन नंबर 1 है हमारा, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा, तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। भारत का राष्ट्रपति भारत सरकार के कार्य को अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा, ये कथन बिल्कुल सही है। कथन नंबर 2 है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएंगी, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएंगी, ना कि प्रधानमंत्री के नाम से, इसलिए ये कथन हमारा गलत है। इसलिए इसका सही आंसर है, केवल कथन 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं। ऑप्शन है ए, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी, सचिव विधि मंत्रालय, ऑप्शन डी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका वर्णन मिलता है हमें संविधान के आर्टिकल 76 में। भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का वर्णन मिलता है हमें आर्टिकल 76 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र यानी लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए कौन व्यक्ति योग्य है, हमें बताना है। ऑप्शन ए है हमारा, भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति के द्वारा दाखिल किया जा सकता है। ऑप्शन बी है, जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है वहाँ के किसी निवासी के द्वारा दाखिल किया जा सकता है। ऑप्शन सी है, भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है। और ऑप्शन डी है, भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के किसी नागरिक के द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है उसके द्वारा लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है, इसलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में होते हैं यानी राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं और उनमें से कितने राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है हमारा 280 सदस्य, जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन बी है 275 सदस्य, जिनमें से 18 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन सी है 250 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ऑप्शन डी है 252 सदस्य, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है। यहाँ 2 कथन दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से किसका वर्णन भारत के संविधान में किया गया है।
कथन नंबर 1 है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो ये कथन बिल्कुल सही है। भारत का राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। और कथन नंबर 2 है संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। आर्टिकल 79 के तहत वर्णन किया गया है कि संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी, इसलिए ये कथन भी हमारा बिल्कुल सही है। इसलिए इसका सही आंसर है कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है। ऑप्शन है ए 2 वर्ष का, ऑप्शन बी 1 वर्ष का, ऑप्शन सी 3 वर्ष का और ऑप्शन डी 4 वर्ष का। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 वर्ष का। जो प्राक्कलन समिति होती है, संसद की प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। इस प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य लोकसभा से ही चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा की संसदीय समिति, यानी यहाँ लोक लेखा समिति के बारे में 3 कथन दिए गए हैं। हमें बताना है कूट की सहायता से कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कथन नंबर 1 है हमारा लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो ये पहला कथन हमारा गलत है, क्योंकि लोकसभा से इसमें केवल 15 सदस्य होते हैं। कथन नंबर 2 है सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है। तो दूसरा कथन हमारा बिल्कुल सही है। लोक लेखा समिति सरकार के विनियोग और वित्त लेखाओं की जांच करती है। और कथन नंबर 3 है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है। तो कथन नंबर 3 भी हमारा बिल्कुल सही है। लोक लेखा समिति भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है, इसलिए इसका सही आंसर है कथन 2 और 3 सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, उनकी डिटेल भी देखी है। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।